हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यूनिट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का आज पिक करने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आगे बहुत सारे सवालों में आप खो जाने वाले हैं। आइए फटाफट से प्रीवियस ईयर सवालों के ऊपर अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ कॉमर्स या मैनेजमेंट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स एग्जाम्स के लिए या फिर पीजीटी कॉमर्स एग्जाम्स के लिए, तो एवर स्टडी क्लासेस के पास मल्टीपल कोर्सेज हैं इन सभी एग्जाम्स के लिए। इन सब की डिटेल आपको हमारी ऐप या फिर वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो कोई क्वेरी है, आप हमें रीच आउट भी कर सकते हैं, नीचे आपको नंबर देखने को भी मिल रहा है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास सवाल है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ जॉब स्पेसिफिकेशन इंक्लूड। देखो, जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब आई होप आपको क्लियर है। जॉब स्पेसिफिकेशन का मतलब होता है कि जॉब को करने वाले पर्सन के अंदर क्या क्या खूबियां होनी चाहिए। दिस इज जॉब स्पेसिफिकेशन। एजुकेशन और ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस, स्ट्रेस कॉपिंग एबिलिटी, पर्सनल हॉबीज। अब देखो, किसी भी पर्सन की जो पर्सनल हॉबीज है उसका हमें क्या करना, हमें तो देखना है कि यार वो जॉब को करने का उसका एजुकेशन, ट्रेनिंग, वर्क एक्सपीरियंस और स्ट्रेस कोपिंग एबिलिटी होनी चाहिए। बस ये चीजों पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, और चूज भी हमें तीन ही करना है। सो हम क्लियरली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। विच एक्टिविटी इज नॉट एन इंपॉर्टेंट स्टेप इन द सिलेक्शन प्रोसेस, तो नॉट वर्ड यहाँ पे डाल दिया गया। इंटरव्यूइंग द कैंडिडेट्स, choosing the successful candidate, promotion, organizing the induction process। तो सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर आप राइट कैंडिडेट को इंटरव्यू करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसका इंडक्शन करेंगे। प्रमोशन तो बाद की बात है, प्रमोशन तो सिलेक्शन के बाद की बात है ना जी, सिलेक्शन में थोड़ी आ जाएगा प्रमोशन। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रमोशन का बनेगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द गोल ऑफ जॉब एनालिसिस। देखो, आप अपनी जो जॉब है उसका पूरा एनालिसिस करते हो, उसकी सारी चीजों को एनालाइज करते हो, और उसके बेसिस पे अपना जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन भी तैयार करते हो। जॉब का एनालिसिस जो आप करते हो उसमें क्या क्या चीजें आपको पता लगती हैं। आपको सेफ्टी और हेल्थ की जानकारी मिलती है जी, कि यहाँ पे इस जॉब पे क्या क्या आपको सेफ्टी कंडीशंस ध्यान में रखनी पड़ेंगी, क्या हेल्थ होनी चाहिए वर्कर की। इंडस्ट्रियल रिलेशंस को यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, असेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो जॉब एनालिसिस के बेसिस पे आप अपने ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम डिजाइन करते हैं, और एम्प्लॉय की जो परफॉर्मेंस की असेसमेंट होगी वो भी कहीं ना कहीं जॉब एनालिसिस से लिंक्ड होगी, क्योंकि आपको पता होगा इस जॉब की क्या रिक्वायरमेंट्स है और एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस में वो निकल कर आ रही है कि नहीं आ रही है, तो ये एनालिसिस से लिंक्ड रहेगा। बट जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस आपको टर्मिनोलॉजी दे रखा है, ये बहुत ही ज्यादा इनडायरेक्ट हो गया। यहाँ पर जॉब एनालिसिस से कोई डायरेक्ट रिलेशन इसका नहीं है। तो आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन अच्छा बना रहे, यानी कि वर्कर्स के साथ संबंध आपके अच्छे बने रहे, खुशहाल बने रहे, तो ये डायरेक्टली जॉब एनालिसिस का गोल नहीं है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। Which legislation primarily governs industrial relations in India? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट। बताइए ऑप्शंस कितने खराब बनाए, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यार आंसर ऑप्शन नंबर ए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 होगा। आज की डेट में तो पुराने इंडस्ट्रियल लॉस को खत्म करके 4 नए कोड्स भी आ चुके हैं, उनके बारे में भी आप जरूर एक बार चेक करना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनडायरेक्ट रिवॉर्ड गिवन टू दी एम्प्लॉइज, तो कौन सा इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट नहीं है। कमीशन, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, इंसेंटिव स्कीम्स। देखो, जो डायरेक्टली आप एम्प्लॉइज को पैसे, कमीशन या इंसेंटिव दे रहे हो वो तो डायरेक्टली मिल गया। बट जो उसे सिक्योरिटी मिल रही है, जो उसको लग रहा है कि यार ये जॉब पे मेरे को सिक्योरिटी है, मुझे कभी भी निकाल नहीं दिया जाएगा, तो ऐसी सिक्योरिटी का जो उसे एहसास हो रहा है, ये एक इनडायरेक्ट रिवॉर्ड है जो एम्प्लॉइज को मिल रहा है। मनी फॉर्म में नहीं मिल रहा है, इनडायरेक्टली मिल रहा है। सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस डज नॉट इंक्लूड, एचआर प्लानिंग में क्या नहीं आएगा? स्टारवेशन। अरे बाप रे, कोई भूखा थोड़ी मारेंगे एम्प्लॉय को, ऐसी कैसी बातें कैसे ऑप्शन बना दिए, बताइए। असेसमेंट ऑफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, एचआर फोरकास्टिंग, डेवलपमेंट ऑफ एचआर प्लान्स एंड प्रोग्राम्स, हाँ ये तो सभी आ जाएंगे एचआर प्लानिंग में। स्टारवेशन नहीं आएगा, और इसीलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए का आपको यहाँ पे बनेगा। Causes of the workplace stress arise due to the various reasons. Identify the psychological problems for workplace stress. तो आपकी वर्कप्लेस पे आपको स्ट्रेस हो जाता है, उसका साइकोलॉजिकल कारण कौन सा है? साइकोलॉजिकल बेसिकली आपका ब्रेन और माइंड से जुड़ा हुआ कारण है।
लॉस ऑफ मोटिवेशन, डिप्रेशन, डिजाइन ऑफ वर्क स्टेशन, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे बेसिकली जो आपका टर्म है डिप्रेशन, ये आपका ब्रेन और माइंड से जुड़ा हुआ है जी। तो डिप्रेशन के अगर आप शिकार हैं तो बेसिकली आपकी जो माइंड है उसमें कुछ दिक्कत है और आपको किसी साइकोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा इससे बाहर आने के लिए। तो क्लियरली एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी का आपका बनेगा। Which of the following is not part of the direct reward given to the employees? इसमें से कौन सा डायरेक्ट रिवॉर्ड का पार्ट नहीं है, यानी कि कौन सा इनडायरेक्ट रिवॉर्ड होगा? जॉब सेटिस्फेक्शन, परफॉर्मेंस रिलेटेड पे, इंसेंटिव स्कीम, स्किल बेस्ड पे। देखो ये पे जो है वो तो डायरेक्टली मिलेगी, इंसेंटिव भी डायरेक्टली मिलेगा, बट जॉब सेटिस्फेक्शन का एहसास जो एम्प्लॉय को होगा वो इनडायरेक्टली होगा, वो एक डायरेक्ट रिवॉर्ड नहीं है। सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर ए। Identify HR requirements forecasting techniques of an organization. ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, नॉमिनल ग्रुप टेक्निक, जीरो बेस फॉरकास्टिंग। तो आपको कौन से चूज करने हैं ये आपको डिसाइड करना है। आप 2 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, चारों को भी कर सकते हैं। तो एचआर की रिक्वायरमेंट फॉरकास्टिंग करने की कितनी हमें ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे आप कर सकते हो। आप देख सकते हो कि पिछला क्या ट्रेंड रहा है, उसके बेसिस पे कर लो। कुछ रेशियोज निकाल सकते हो कि यार पिछले साल इतना काम था, इसके हिसाब से इतने रिसोर्सेज रिक्वायरमेंट थे, अब काम बढ़ गया तो अकॉर्डिंगली प्रोपोर्शनेटली ज्यादा लोग चाहिए होंगे। नॉमिनल ग्रुप टेक्निक एक टेक्निक है जिससे आप अपने डिसीजंस ले सकते हो और एचआर के लिए भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। जीरो बेस फॉरकास्टिंग तो आप जानती हैं जिसमें आप स्क्रैच से फॉरकास्टिंग कर रहे हैं, स्क्रैच से अपना बजट तैयार कर रहे हैं, पिछला वाला जो सब कुछ है उसको भूल जा रहे हैं। तो ये सभी चीजें कहीं ना कहीं एचआर फॉरकास्टिंग के लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। सो आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 एंड 4 का बनेगा। Which one of the following is not a component of job design? आप जॉब को डिजाइन कर रहे हैं तो कौन सा कंपोनेंट नहीं है? जॉब एनरिचमेंट, आप जॉब को एनरिच कर रहे हैं, उसमें कुछ ऊपर वाले जॉब्स के एलिमेंट्स डाल रहे हैं, हायर लेवल के एलिमेंट्स भी उसमें डाल रहे हैं। जॉब रोटेशन, तो जॉब को रोटेट करना, एक पर्सन अभी एक जॉब पे है उसको दूसरी जॉब पे डाल देना। जॉब री इंजीनियरिंग, जॉब को दोबारा से पूरा डिजाइन करना, फ्रेश तरीके से, नए तरीके से सोचना और बिल्कुल अलग तरीके से उसे डिजाइन करना वुड बी री इंजीनियरिंग। जॉब रिटायरमेंट, अरे जॉब रिटायरमेंट तो मतलब जॉब को कुछ खत्म करने वाली बात हो गई, ये तो डिजाइन में नहीं आएगा, ये तो जॉब खत्म ही हो रही है, इसमें डिजाइन तो क्या ही होगा। सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर डी, जॉब रिटायरमेंट। Which of the following is not an operational function in human resource management? तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अलग अलग फंक्शंस हैं, कुछ आपके ऑपरेशनल हैं और कुछ मैनेजरियल फंक्शंस भी हैं। ऑपरेशनल बोले तो कौन से कोर फंक्शंस हैं? कोर फंक्शंस है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। कंपनसेशन उसका कोर है, प्रोक्योरमेंट उसका कोर है, मेंटेनेंस एंड मोटिवेशन भी उसका कोर फंक्शन है। देखो जो कंट्रोलिंग का फंक्शन है वो सभी मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं, सो इट इज बेसिकली अ मैनेजरियल फंक्शन, नॉट एन ऑपरेशनल फंक्शन ऑफ एचआर मैनेजमेंट। सो करेक्ट आंसर हियर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। मैच द फंक्शंस इन लिस्ट 1 with their activities in list 2। प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, मोटिवेशन, कंपनसेशन आपको दे रखा है। तो प्रोक्योरमेंट बेसिकली आपका सिलेक्शन से मैच होगा, डेवलपमेंट ट्रेनिंग से मैच हो जाएगा, मेंटेनेंस और मोटिवेशन आपको सोशल सिक्योरिटी से मिलेगा, कंपनसेशन आपका परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन के बेसिस पे दिया जाएगा। तो ये जो मैचिंग हमारी यहाँ पे बन रही है, इट इज एज पर ऑप्शन नंबर ए। सो करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन नंबर ए। Which term is not related to human resource management? टर्मिनेशन, मूनलाइटिंग, वर्क फ्रॉम होम, रिपेट्रिएशन। टर्मिनेशन तो मतलब एम्प्लॉय को निकाल दिया, वर्क फ्रॉम होम घर से काम करने के लिए कह दिया, रिपेट्रिएशन भी बेसिकली आपको इंटरनेशनल एचआरएम में देखने को मिलता है कि आपका एम्प्लॉय बाहर गया था फिर वापस अपने देश आ रहा है। जो मून लाइटिंग का टर्म है ये बेसिकली डिनोट करता है कि एक एम्प्लॉय अगर एक से ज्यादा कंपनियों के लिए काम कर रहा है। तो एचआरएम का अगर हम कोर दायरा देखें तो टर्मिनेशन, वर्क फ्रॉम होम और रिपेट्रिएशन तो बिल्कुल आएगा। मून लाइटिंग बाकी टर्म्स के मुकाबले थोड़ा सा इनडायरेक्टली रिलेटेड हो गया, ये थोड़ा एम्प्लॉई से ज्यादा रिलेटेड हो गया, किसी पर्सन से ज्यादा रिलेटेड हो गया, ओवरऑल एचआर डोमेन से ज्यादा, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी, मून लाइटिंग का बनेगा। HRIS स्टैंड्स फॉर, तो आज की डेट में सारा काम आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के माध्यम से हो रहा है, कंप्यूटर्स के माध्यम से हो रहा है, सॉफ्टवेयर्स लगे हुए हैं, और HRIS ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को डिनोट करता है। इस सिस्टम से आपको ह्यूमन रिसोर्स से जुड़ी हुई किसी भी कंपनी की सारी जानकारी मिल सकती है।
So correct answer becomes option number B. चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फ्रॉम बिगनिंग टू द एंड। तो रिक्रूटमेंट का जो आपका प्रोसेस है उसका सीक्वेंस आपको बेसिकली यहाँ पे बताना है। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, इवैल्यूएशन ऑफ सोर्सेस, इंप्लीमेंटेशन, फीडबैक एंड कंट्रोल। अब कभी भी आपको सीक्वेंस में स्टेप्स को अरेंज करना हो ना, तो देखो इंप्लीमेंटेशन और फीडबैक ये तो सबसे लास्ट में ही आएंगे। शुरू में थोड़ी इंप्लीमेंट कर दोगे, शुरू में थोड़ी फीडबैक ले लोगे। पहले तो आप अपना प्लानिंग करोगे तो 1 पहले आना चाहिए और 4 और 5 लास्ट में आने चाहिए। 1 की बजाय अगर आप 2 देखें, डिटर्मिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी, तो हाँ ये भी शायद कुछ कुछ पहले आ सकता है। तो ऐसा कोई जिसमें 1 2 में से पहले और 4 5 लास्ट में है, अगर हम ये नजर डालें तो क्लियरली ऑप्शन नंबर डी में देखने को मिल रहा है कि 1 और 2 पहले हैं, 4 और 5 लास्ट में है और 3 बीच में आ जाएगा। सो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, द कॉन्ग्रुएंस ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट फंक्शन विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स इज टर्म्ड एज। कि एचआरएम जो है उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स के साथ इंटीग्रेट कर दो, इसे क्या बोला जाएगा? बोला जाएगा स्ट्रेटेजिक एचआरएम। आज की डेट में एचआरएम स्ट्रेटेजिक इसीलिए बन चुका है क्योंकि ऑर्गेनाइजेशनल के गोल से डायरेक्टली ये जुड़ा हुआ है। आंसर ऑप्शन नंबर सी का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, लैक ऑफ फिट बिटवीन नॉलेज, स्किल्स एंड एबिलिटीज एंड जॉब रिक्वायरमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड एज। देखो जी, यहाँ पे आपकी जॉब की कुछ रिक्वायरमेंट है और यहाँ पे है आपके नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज। अगर इसमें फिट नहीं बैठ रहा है, अगर जॉब में और उसको करने वाले बंदे में फिट नहीं आ रहा है, तो बेसिकली क्या हो गया? ये बेसिकली मिसमैच ही तो हो गया ये। और करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन जाएगा। चलिए अगला सवाल हमारे पास है। They said that he's formally dressed up in the office. He must be an efficient employee. This is an example of the bias in performance appraisal. It is. तो देखो, जब आपकी परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रही होती है, किसी एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस का अप्रेजल चल रहा होता है, उसमें कई बार कुछ बायसेस आ जाते हैं। अब यहाँ पे बोला गया कि आप देख रहे हैं कि वो ऑफिस में फॉर्मली ड्रेस्ड अप है तो अच्छा ही एम्प्लॉय होगा। तो ये कौन सा बायस यहाँ पे हो चुका है? हेलो इफेक्ट, रेटर बायस, हॉर्न इफेक्ट या फिर स्टीरियो टाइपिंग। अब देखो, यहाँ पे जो ब्रॉडर टर्म है ना, वो है रेटर बायस की। जो रेटिंग कर रहा है उसके यहाँ पे ओपिनियन के अंदर बायसनेस आ चुकी है। अब ये बायस अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। अब मेरे हिसाब से हेलो इफेक्ट जो है वो भी इसका आंसर बन सकता था। हेलो इफेक्ट के अंदर आप एक पॉजिटिव एट्रीब्यूट के बेसिस पे पूरा एम्प्लॉय का एक पॉजिटिव जजमेंट यहाँ पे बना लेते हैं। बट इन्होंने जो आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी रेटर बायस का दिया हुआ है। अब रेटर बायस में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं और ये वाली चीज उसमें आ ही जाएगी। मेरे हिसाब से ये वाला जो सवाल है या ऑप्शंस है इतना अच्छे से फ्रेम नहीं किए गए। इसका आंसर फिलहाल ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी है। आपको क्या लगता है आप जरूर शेयर कर सकते हैं नीचे कमेंट सेक्शन में। चलिए अगला सवाल है, द अप्रेजल फीडबैक ऑफ एन इंटरव्यू प्रोवाइड्स। अब ये ना स्टेटमेंट की सेंस कुछ ज्यादा वैसे मेरे को लग नहीं रही है कि कुछ खास बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इंटरव्यू लिया, फिर इंटरव्यू के बाद आप उस कैंडिडेट को अप्रेजल बता रहे हैं कि क्या फीडबैक रहा उसके इंटरव्यू का। तो ऐसा करने से बेसिकली कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, उसको पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ पे वो इंप्रूव कर सकता था। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए का यहाँ पे बन सकता है। अगला सवाल, एम्प्लॉय बेनिफिट्स एनहांस द अपील ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉइज बिकॉज दे। तो आप एम्प्लॉइज को जो बेनिफिट्स देते हो ना, उससे ऑर्गेनाइजेशन का अपील और ज्यादा बढ़ जाता है। एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन के साथ ज्यादा लंबे समय तक जुड़े रहना चाहते हैं। और इससे बेसिकली होता क्या है, एम्प्लॉइज को एडिशनल कंपनसेशन मिलता है, अट्रैक्ट होते हैं, रिटेन होते हैं एम्प्लॉइज, जॉब प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बढ़ जाती है। तो प्यारे दोस्तों, मेन रीजन होता है एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट और रिटेन करना, कि एम्प्लॉय को फ्रिंज बेनिफिट्स दो, पर्क्विजिट्स दो, जिससे एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन की तरफ अट्रैक्टेड हो और ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े रहें। यहाँ पे एक टर्म कई बार इस्तेमाल होता है गोल्डन हैंडकफ का। गोल्डन हैंडकफ का मतलब है कि आपके एम्प्लॉइज को यहाँ पे सोने के हथकड़ी पहना दी, कितने अच्छे पर्क्विजिट्स दे दिए जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ हथकड़ी बांध कर जुड़ चुके हैं, अब ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के नहीं जाना चाहते हैं। अगला सवाल, डैश इज नॉट एन इंटरनल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट इन अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो रिक्रूटमेंट के इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों सोर्सेज हो जाते हैं। जॉब रोटेशन, प्रमोशन, ट्रांसफर, ये आपके इंटरनल सोर्स हैं। बाहर से किसी पर्सन को लाकर प्लेस कर रहे हैं, प्लेसमेंट कर रहे हैं, तो ये आपका एक एक्सटर्नल सोर्स यहाँ पे बनेगा और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे होगा। अगला सवाल, इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग फॉर ग्लोबल एम्प्लॉइज इंक्लूड्स अ वाइड रेंज ऑफ स्किल्स। तो इंटरकल्चरल कॉम्पिटेंस ट्रेनिंग में कौन से स्किल्स आएंगे बताइए? कॉग्निटिव, बिहेवियरल, इमोशनल या फिर सारे? सर सारे ही आ जाएंगे। ऑल ऑफ द अबव का आंसर यहाँ पे हमारा बन जाएगा। मैन पावर प्लानिंग डज नॉट इन्वॉल्व।
तो जब मैन पावर प्लानिंग करते हो, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करते हो, उसमें क्या नहीं आएगा? कोर्स ऑफ एक्शन इन द एरिया ऑफ मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर फोरकास्ट, एनालिसिस ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ मैन पावर, इंट्यूटिव जजमेंट। देखो इंट्यूटिव जजमेंट नहीं आएगी। इंट्यूटिव जजमेंट तो थोड़ा सा हो गया, इंट्यूशन के अकॉर्डिंग हाँ जज कर लिया, तो ऐसा नहीं होता, आप प्रॉपर तरीके से फोरकास्टिंग करते हो। आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। अगला सवाल, डैश मींस परसीव्ड फेयरनेस बिटवीन व्हाट अ पर्सन डज एंड व्हाट द पर्सन रिसीव्स। तो आपने जो काम किया और आपको जो उसके बदले मिला, उसके बीच में फेयरनेस होनी चाहिए। तो ये फेयरनेस किस में आएगी? प्रोसीजरल जस्टिस, इक्विटी, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या फिर इंटरनल वैलिडिटी। देखो डिस्ट्रीब्यूशन की बात यहाँ पे हो रही है कि आपको क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्या मिल रहा है, आपके जो आउटकम्स आपको मिल रहे हैं क्या वो फेयर है या फिर नहीं है। और ये चीज कहीं ना डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से जुड़ी होती है, और इसीलिए आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बनेगा। अगला सवाल है, डिसीजंस अबाउट एम्प्लॉय कंपनसेशन मस्ट ऑलवेज कंसीडर। अब देखो ये सवाल ना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट सेंस में बात कर रहा है कि एम्प्लॉय कंपनसेशन के अंदर मस्ट ऑलवेज कौन सी चीज हमेशा हमेशा आनी चाहिए, किसको आपको हमेशा हमेशा देखना पड़ेगा? मार्केट कॉम्पिटिटिवनेस, कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे, टीम रिवॉर्ड्स या फिर ऑल ऑफ दी अबव। अगर थोड़ा सा लिबरल पर्सपेक्टिव से पढ़ते हो तो आंसर ऑप्शन डी लगता है, बट इन्होंने आंसर दिया ऑप्शन नंबर बी का। तो इनका कहना है कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे आपको हमेशा हमेशा कंसीडर करनी चाहिए। ये मस्ट ऑलवेज की वजह से मुझे लगता है इन्होंने आंसर ऑप्शन नंबर बी का यहाँ पे दिया है, बट फिर भी सवाल कोई ज्यादा बेहतर तरीके से फ्रेम नहीं हुआ ऐसा मुझे फील होता है। आपको क्या लगता है, आप मुझे जरूर बताइएगा। अगला सवाल, डैश इज आर कंसर्न्ड विद डेवलपिंग अ पूल ऑफ कैंडिडेट्स इन लाइन विद द ह्यूमन रिसोर्स प्लान। तो हम एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स को यहाँ पे डेवलप करते हैं, और ये हमारा जो कौन सा स्टेप है बेसिकली पूछा जा रहा है, तो ये रिक्रूटमेंट होता है। रिक्रूटमेंट के अंदर यहाँ पे एक पूल ऑफ कैंडिडेट्स डेवलप किया जाता है जिसमें से फाइनली आपका सिलेक्शन जो है वो किया जाएगा। अगला सवाल, हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन इज नॉट द बेसिस ऑफ हायर प्रोडक्शन, लो कॉस्ट, हायर प्रॉफिट, हायर कंपनसेशन। देखो हार्मोनियस इंडस्ट्रियल रिलेशन आप करेंगे तो यहाँ पे प्यारे दोस्तों आपकी प्रोडक्शन बढ़िया रहेगी, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, प्रॉफिट भी आपके बढ़ जाएंगे। हायर कंपनसेशन जो है ये यहाँ पे डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है इसके साथ, और इसीलिए आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे बनेगा। हम तो कॉस्ट को कम करने की बात कर रहे हैं और डी वाला तो बढ़ाने की बात कर रहा है। चलिए अगला सवाल, अंड फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज आर अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर? विक्टिमाइजेशन, एक्ट ऑफ फोर्स और वायलेंस, अबॉलिश द वर्क ऑफ अ रेगुलर नेचर या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो प्यारे दोस्तों एम्प्लॉयर जो है अनफेयर प्रैक्टिसेस क्या क्या कर सकता है? विक्टिमाइज करे अपने वर्कर्स को, वायलेंस करे उनके साथ, या फिर उनका काम को अबॉलिश कर दे। तो ये सारे कहीं ना कहीं आपके अनफेयर प्रैक्टिसेस बनेंगे। आंसर ऑप्शन नंबर डी का यहाँ पे होगा। अगला सवाल है जी, द एक्ट प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ अ यंग पर्सन ऑन डेंजरस मशीन। तो डेंजरस मशीन्स के ऊपर यंग लोगों को नहीं लगाना, ऐसा प्रोहिबिशन आपके दिया हुआ है जी फैक्ट्री एक्ट के अंदर, और इसीलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी का बनेगा। चलिए अगला सवाल, एम्प्लॉय हेल्थ इज प्रमोटेड बाय एम्प्लॉयर्स एट सेवरल लेवल्स टू इंप्रूव। तो यहाँ पे बोला गया कि एम्प्लॉय की हेल्थ को प्रमोट करते हैं एम्प्लॉयर्स अलग अलग लेवल्स पे। क्यों प्रमोट करते हैं, क्या मकसद है? ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी को इंप्रूव करना, एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटीज, या फिर ए एंड बी। अब देखो ए एंड बी दोनों मकसद हो सकते हैं यहाँ पे, और इसीलिए आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी का बन जाएगा। ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी दी करेक्ट आंसर। चलो अगला सवाल, विच मॉडल हेल्प्स द डिसीजन मेकर्स टू अंडरस्टैंड द पॉसिबिलिटी ऑफ मूविंग द करंट स्टेट टू एनी फ्यूचर स्टेट? तो बेसिकली आपके डिसीजन मेकिंग के ऊपर थोड़ा सा डीप में सवाल यहाँ पे पूछा जा रहा है जी। अलग अलग मॉडल्स हमें देखने को मिलते हैं, और यहाँ पे बात हो रही है मार्कोव प्रोसेस मॉडल की। यहाँ पे आपके जो डिसीजन मेकर्स होते हैं एनालाइज करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशनिंग फ्रॉम द करंट स्टेट टू द वेरियस फ्यूचर स्टेट्स। तो आपकी अलग अलग फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, हर एक की प्रोबेबिलिटीज को यहाँ पे एनालाइज किया जाता है। आंसर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नंबर सी का बनेगा।